हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और ये है हमारा पार्ट 10th ऑफ अवर रिवीजन लेक्चर सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको 15 मिनट के अंदर कंप्लीट चैप्टर को समझाऊंगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और साथ के साथ एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर समझाऊंगा। ठीक है ना। तो इससे जो पहले के पार्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना। तो आपको सारे के सारे जो भी चैप्टर्स हैं आपके इकोनॉमिक के अंदर, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी, ऐसे ही मैंने 15-15 मिनट की सीरीज बनाकर डाल दी है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलो, तो चैप्टर कौन सा है हमारे पास? चैप्टर है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द रेट एट विच फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज विद डोमेस्टिक करेंसी। देखो, जिस रेट से हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो डोमेस्टिक करेंसी से एक्सचेंज की जाएगी ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। मींस $1 की वैल्यू अगर 50 रुपए है तो ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट की हमारी फॉरेन करेंसी कितने रेट के ऊपर डोमेस्टिक के साथ एक्सचेंज हो रही है। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस विदाउट द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट देन इट इज कॉल्ड। देखो, एक्सचेंज रेट जब है ना, मतलब $1 जो है वो 50 का है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। और ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जा रहा है? मार्केट फोर्सेस के द्वारा। मार्केट फोर्सेस मतलब क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर डिमांड ज्यादा है तो रेट बढ़ रहा है, या सप्लाई ज्यादा है तो रेट कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है ना, बिना सरकार के कंट्रोल से। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको फिक्स एक्सचेंज रेट बोलते हैं? नहीं। गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं? नहीं। एडजस्टेबल बोलते हैं? नहीं। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट कौन सा होता है? जिसमें सरकार एक्सचेंज रेट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो ये वो दो पार्ट का होता है, गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड एडजस्टेबल पेगवुड सिस्टम। तो गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर गोल्ड की वैल्यू के साथ हम क्या करते हैं? अपनी करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक अमेरिका के अंदर $1 की वैल्यू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है और इंडिया के अंदर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की वैल्यू 100 रुपए है, तो $1 की वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपए हो गई। दैट इज कॉल्ड अ गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट, जिसको हम मिंट पैरिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना। और ये 1920 के करीब करीब हमारे देश के अंदर आया था, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में आया था। एक होता है एडजस्टेबल पेग सिस्टम। तो ये भी क्या था? ये ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इस गोल्ड सिस्टम को खत्म करके एक नया सिस्टम लाया गया था, जिसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट पॉसिबल थी। इसका मतलब क्या था एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट का? कि भाई, जब इसमें क्या करते थे कि एक स्टेबल देश की करेंसी की मदद से हम अपनी देश की करेंसी की वैल्यू क्या करते थे? निकालते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर $1 की वैल्यू 100 रुपए है या $1 की वैल्यू 2 पाउंड है, तो मतलब क्या हुआ कि 2 पाउंड जो थे वो किसके इक्वल थे? 100 रुपीज के इक्वल थे। यानी कि 1 पाउंड जो मिलेगा आपको वो 50 रुपए में मिल जाएगा। तो ऐसे अगर हमें दूसरे देश की करेंसी की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है ना। तो इसमें भी मैयर करने के, अच्छा, $1 100 में कैसे मैयर किया? इसको मैयर करने का तरीका गोल्ड ही था। ठीक है ना। लेकिन इस सिस्टम में ना कुछ एडजस्टमेंट्स पॉसिबल थी, गोल्ड स्टैंडर्ड की बजाय इसमें एडजस्टमेंट पॉसिबल थी, और वो आईएमएफ की मदद से आप कर सकते थे। ठीक है ना। तो 1977 के अंदर इस सिस्टम को बंद कर दिया गया, और तभी ऑल ओवर द वर्ल्ड किसने अपना लिया था? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अपना लिया था। चलो, तो व्हेन एक्सचेंज रेट बिटवीन कंट्री इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर कंट्री इज कॉल्ड। देखो क्या होता है, एक्सचेंज रेट मेजर करने का तरीका क्या है कि $1 की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए है। ये तो हम कैसे मेजर करते हैं? एक्सटर्नली मेजर करते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर। लेकिन अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जब हम मेजर करते हैं एक्सचेंज रेट को गुड्स एंड सर्विसेज के मुकाबले, मींस, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो, सबसे पहले तो उसको बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रियल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मान लो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, अमेरिका के अंदर उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल की वैल्यू कितनी है? $2 है। और इंडिया के अंदर वो सेम कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू कितनी है? उस सेम कोल्ड ड्रिंक की जो एक बोतल है वो कितने की मिलती है इंडिया के अंदर? 50 रुपए की मिलती है। और जो एक्सचेंज रेट चल रहा है ना $1, वो भी कितने का चल रहा है? 50 रुपए का चल रहा है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर आपको $1 के अंदर
एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल रही है, लेकिन अमेरिका के अंदर आपको सेम चीज के लिए क्या देना पड़ रहा है, 2 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो रेट क्या चल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में, 2:1, कि अगर आपको अमेरिका के अंदर एक बोतल चाहिए ना कोल्ड ड्रिंक की, तो इंडिया के अंदर वो आधे दाम पे ही आपको मिल जाएगी। तो इसको ना परचेज पैरिटी भी बोलते हैं, कि खरीदने की क्षमता। तो दैट इज कॉल्ड रियल एक्सचेंज रेट, जिसमें गुड्स के मुकाबले मेजर किया जाता है। देखो ये नहीं बोला जाता कि अमेरिका का रेट क्या है, अमेरिका की करेंसी की वैल्यू, इसमें बोला जाता है एक एक गुड, कि जैसे कोल्ड ड्रिंक का जो रेट चल रहा है वो 2:1 चल रहा है, या अगर हम बोले बिस्कुट का रेट लगा ले, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी गुड का या किसी भी सर्विस का रेट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल एक्सचेंज रेट। और एक होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ये वही होता है नॉर्मल हमारा, $1 की वैल्यू कितनी है, 50। तो जिससे ये हम क्या करते हैं, एक्चुअल में वैल्यू मेजर करते हैं कि हमारे डॉलर की वैल्यू 50 रुपए है या 100 रुपए है। लेकिन रियल एक्सचेंज रेट जब गुड्स एंड सर्विसेज के मुकाबले मेजर करता है कि भाई खरीदना कितना महंगा है। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। देखो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही थी, तो इट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग गोल्ड एज मेजर, यस। तो गोल्ड ही अल्टीमेटली मेजर करने की वैल्यू थी, और इसको हम मिंट पार वैल्यू और मिंट पैरिटी सिस्टम भी बोलते हैं। एंड इट वाज कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। देखो नहीं, ये मार्केट फोर्सेस द्वारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं होता था, हर गवर्नमेंट अपने गोल्ड के प्राइस को फिक्स कर देती थी, उस हिसाब से ये मेजर किया जाता। आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इस लाइन को पढ़ना है। क्वेश्चन ने पूछा क्या हमसे उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई तो क्या है, उतनी ही रही। मींस आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो फॉरेन करेंसी की, ठीक है ना, लेकिन सप्लाई जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, सप्लाई नहीं कर रहे। तो इससे होगा क्या, इससे एक्सचेंज रेट, पहले $1 के बदले आप 50 रुपए देते थे, अब आपको सेम डॉलर के बदले कितने रुपए देने पड़ेंगे, 70 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो आप डिमांड, किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई ना हो, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो इसके लिए बेसिकली एक्चुअल में हुआ क्या, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना। तो ये क्या करेगा, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसीज डेप्रिशिएट। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। इंपोर्ट्स आर रिड्यूस, देखो इंपोर्ट्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि डॉलर की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है ना, और हमारे देश की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। तो अगर आप एक चीज पहले $100 में देकर 5,000 देते थे, 5,000 रुपए पे करते थे, तो अब आपको सेम चीज के लिए 7,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। पहले सेम चीज के लिए 5,000 मिलते थे, अब 7,000 मिलेंगे। तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे एंड एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। चलो, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस देन इट्स डिमांड फॉल्स। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि फॉरेन करेंसी के प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। प्राइसेस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, मतलब $1 की वैल्यू कितनी थी, 50, अब $1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 70 रुपए हो गई है। तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यस, क्या ये बात सही है, और क्यों होती है, वाई होती है, ठीक है ना, वाई है, वाई इट्स डिमांड फॉल्स, उसकी डिमांड कम क्यों हो जाती है। देखो नॉर्मली सोच के देखो कि अगर आपको फॉरेन करेंसी महंगी मिल रही है, $1 50 की बजाय $1 70 रुपए का मिल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इंपोर्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव, इस वजह से उसकी वैल्यू क्या हो रही है, उसकी डिमांड कम हो रही है। ये भी बात सही है। इंक्रीजिंग द ट्रेवलिंग कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये भी बात सही है। देखो अब आपको अगर अमेरिका घूमने जाना है, आपके $100 5,000 रुपए में आ जाते थे, अब आपको सेम $100 के लिए 7,000 देने पड़ रहे हैं, तो अब आप घूमना भी क्या कर दोगे, कम। तो इससे उसकी डिमांड में क्या आएगी, कमी आएगी। इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अगर आपको अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करना है, पहले आप 5,000 में कर लेते थे, लेकिन अब आपको 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो वो भी एक्सपेंसिव हो गया ना। तो इसकी वजह से आप डिमांड क्या कर दोगे, डॉलर्स की कम कर दोगे। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। देखो ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसमें ना कंफ्यूजिंग होती है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्या है कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे फॉरेन करेंसी के, तब उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, और रीजन क्या है। कई बार हमसे ये पूछ लेते हैं कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो उससे क्या होगा। देखो अगर डिमांड बढ़ जाए तो उससे प्राइसेस राइज होंगे, और उसके पीछे क्या क्या कारण थे वो हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉलिंग इन द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। देखो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है सप्लाई, और ये हमारे पास क्या होती है, डिमांड होती है।
ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम रेट क्या हो गया, कम कर गया, फॉल कर गया, गिर गया, यहां पर आ गया। पहले इक्विलिब्रियम रेट ये था, अब इक्विलिब्रियम रेट ये हो गया, मतलब कम हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है, डिक्रीज इन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। यस, शायद डिमांड क्या होगी फॉरेन करेंसी की। देखो उन्होंने ये नहीं पूछा कि जब एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा उसका इंपैक्ट क्या होगा, उनका इंपैक्ट नहीं पूछा। देखो इसके अंदर क्या है कि अगर एक्सचेंज रेट कम हो गया, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज पहले मान लो 50 था, अब 40 हो गया, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने इंपैक्ट नहीं पूछा, उन्होंने सिंपल आपसे ये पूछा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, कि ये नीचे क्यों आया, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। देखो फॉरेन करेंसी की डिमांड आपने क्या कर दी होगी, कम कर दी होगी। इससे क्या हुआ होगा, इक्विलिब्रियम रेट नीचे, यानी कि अमेरिका वालों ने क्या बोला होगा, पहले $1.50 का दे रहे थे, अब आप डिमांड ही नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि चलो आप 40 का 40 में ले लो, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड है नहीं। या फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई होगी। यस, ये भी बात सही है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस, इसमें क्या होगा कि बाहर के देशों से हमारे देश में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है, तो सप्लाई बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली रेट क्या होंगे, कम होंगे। डिक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमने बाहर इन्वेस्ट करना कम कर दिया, तो हमें डॉलर की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ी होगी, इसकी वजह से भी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, फॉल करेगा, नीचे को गिर जाएगा। तो ये चारों क्या होंगे, इसके कारण होंगे, ऑल ऑफ द अबव। देखो याद रखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, मतलब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज गिर क्यों रहा है, उसके कारण क्या है। तो अगर आपसे ये पूछता कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, मतलब या इफेक्ट ऑफ फॉलिंग इन द इक्विलिब्रियम रेट, कि अगर इसका इफेक्ट क्या पड़ता कि अगर इक्विलिब्रियम रेट गिरता, फिर हम क्या बोलते, हम बोलते कि उससे सप्लाई कम हो जाती, ठीक है ना, और डिमांड क्या हो जाती, बढ़ जाती, इससे नया इक्विलिब्रियम स्ट्रक करता, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग मैनेज्ड फ्लोटिंग। देखो मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है, जब एक्सचेंज रेट ना हद से बाहर जा रहा होता है, मतलब रेट्स डॉलर के अचानक से बढ़ रहे होते हैं मार्केट फोर्सेस की वजह से, शायद डिमांड ज्यादा हो रही हो, ठीक है, या सप्लाई कम हो रही हो, तो इस केस में जब वो एक लेवल से बाहर निकल जाते हैं ना, तो आरबीआई क्या करता है, इंटरवीन करता है। आरबीआई इंटरवीन करके क्या करता है, क्या आरबीआई उनको रोक देता है, नहीं, आरबीआई उनको कंट्रोल नहीं करता। आरबीआई बस अपने रिजर्व को ओपन कर देगा या इंटरनेशनल मार्केट से खुद खरीदने लग जाएगा, जिससे वो डिमांड सप्लाई खुद चेंज करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो इट इज डन बाय द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस मार्केट फोर्सेस। यस, मार्केट फोर्सेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए सेंट्रल बैंक द्वारा की जाती है। इट इज डन बाय सेंट्रल बैंक विद द हेल्प ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट। यस, ये भी बात सही है। तो इट इज अ पर्टिकुलर रेट फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर अ फॉरेन करेंसी। नहीं, देखो ये सेंट्रल बैंक फिक्स नहीं करता। सेंट्रल बैंक बस क्या होता है कि मान लो $1 की वैल्यू 80 से 85 होगी, तो इस केस में डॉलर को कम करना है, तो सेंट्रल बैंक क्या करना शुरू कर देगा, डॉलर अपने रिजर्व ओपन कर देगा। मतलब जो लोग, देखो डॉलर बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपने रिजर्व ओपन कर देगा और लोगों को क्या बोलेगा, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड करना कम कर दो, मेरे से ले लो। तो इससे क्या होगा, इससे फॉरेन के अंदर से सप्लाई पूरी आ रही है, लेकिन डिमांड अब हमारी इंटरनेशनल नहीं जा पा रही, हम आरबीआई से रिजर्व ले रहे हैं, क्योंकि आरबीआई के पास फॉरेन रिजर्व्स पड़े हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करेगा, लेकिन कोई रेट फिक्स नहीं करता, सेंट्रल बैंक कोई रेट नहीं फिक्स करेगा, वो सिर्फ मार्केट फोर्सेस को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसमें से क्या थी, गलत थी। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। यस, इसको डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। चलो, व्हेन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी डेलिबरेटली रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो जब सरकार जानबूझकर डेलिबरेटली करेंसी की वैल्यू को कम करती है, उसको क्या बोलते हैं, डीवैल्यूएशन। और डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली होती है मार्केट फोर्सेस की वजह से, लेकिन डीवैल्यूएशन जानबूझकर सरकार द्वारा किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्या है कि व्हेन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड डिमांड ऑफ ऑयल स्टार्ट आल्सो इंक्रीजिंग इन अवर कंट्री, इट विल लीड्स टू, देखो क्या होगा कि प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं क्रूड ऑयल के और उसकी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, तो क्रूड ऑयल जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें और डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी बाहर से पेट्रोल लेने के लिए, तो उससे हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट। क्यों, क्योंकि हमें डॉलर ज्यादा चाहिए होंगे बाहर से इंपोर्ट करने के लिए ऑयल को, तो करेंसी की वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट हो जाए। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड बिकॉज ऑफ, देखो फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए आपको, क्योंकि आपको इंपोर्ट करनी है। यस, हमें बाहर से माल चाहिए, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें अपने लोन्स की रिपेमेंट करनी है, तो ऑल ऑफ द अबव रीजंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हेन देयर इज
प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड विच फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या, कौन सी मार्केट होती है जहां पर ये फॉरेन करेंसीज को सेल परचेज किया जाता है। तो इसके बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या होता है कि जब ये परचेजिंग पावर ट्रांसफर करती है, मींस कि अगर आप इस मार्केट में जाते हो और आप अपनी करेंसी देते हो तो बदले में आपको अमेरिका के डॉलर मिलते हैं, यानी कि अमेरिका की परचेजिंग पावर आपके हाथ में ट्रांसफर होगी। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर को लोन चाहिए ना फॉरेन करेंसी का, तो वो भी ये मार्केट प्रोवाइड करती है। और हेजिंग फंक्शन क्या होता है कि जब फ्यूचर, आप कोई फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में डॉलर का प्राइस शायद फ्लक्चुएट ना कर जाए, तो आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आप साथ के साथ ही उसके ऊपर क्या लगा देते हो, हेज लगा देते हो। मतलब आप प्रोटेक्शन ले लेते हो कि कल को अगर फॉरेन फ्यूचर के अंदर या 3 महीने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी गया ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने एक हेज, एक टाइप का इंश्योरेंस ले रखा है। तो उन्होंने क्या बोला था, व्हेन देयर इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड हेजिंग फंक्शन। चलो नेक्स्ट हमारे पास की परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर फॉर स्पेकुलेशन पर्पस विल नॉट अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। क्या ये बात सही है कि गलत है? देखो ये बात है गलत। देखो स्पेकुलेशन सबसे पहले मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे देश का एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, मतलब मान लो आप हो, आप फॉरेन करेंसी परचेज कर रहे हो, किसके लिए? स्पेकुलेशन। मतलब देखो क्या होता है, $1 50 का है, तो आपने परचेज कर लिया क्योंकि आपको पता है $1 की वैल्यू कितनी होगी, 60 रुपए होगी, तो 10 रुपए का आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। तो अगर आप मान लो एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, आप डॉलर की डिमांड कर रहे हो लगातार कि हमें, चाहे वो आपने इंपोर्ट नहीं करना, आपने सिर्फ ये स्पेकुलेशन करनी है, वो तो भी इफेक्ट डालेगा ना। डिमांड तो एक्चुअल में हो रही है, कौन सा आरबीआई अपनी रिजर्व निकाल कर देगा, डिमांड तो एक्चुअल में हो रही है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, वो अफेक्ट करेगा। चलो तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एमसीक्यू डिटेल के अंदर।